सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो जियोमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य का टॉपिक चल रहा था। तो ये जो टॉपिक हैं आपके, ये सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो उसमें हमने व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी हमने पढ़ लिया था। और आज की इस वीडियो हम बात करते हैं कि जो गुणोत्तर माध्य है उसका जो सतत श्रेणी में जो है कौन से फॉर्मूले का प्रयोग होता है और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मैं केवल फॉर्मूले को ही बता रहा हूँ कि सतत श्रेणी में जो गुणोत्तर माध्य है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स इंटू एफ बटा में एन, इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। अगर इसके प्रयोग की बात करें तो प्रयोग जो है जियोमेट्रिक मीन का प्रयोग जो है जनसंख्या में वृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तनों आदि की औसत दर ज्ञात करने में किया जाता है। और इसके अंदर अगर हम आगे फॉर्मूला की बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक तो सूत्र है पी एन बराबर P0 1 प्लस आर ऊपर इसकी पावर n, और दूसरा फॉर्मूला है R बराबर n Pn बटे P0 माइनस 1। यहाँ पर ये देखिए कि जो R है वो दर है, n समय को दर्शा रहा है, P0 आधार मूल्य है, Pn निश्चित अवधि के बाद का मूल्य है। ये मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बात करते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल की। तो देखिए, यदि 4 वर्ष में किसी वस्तु की कीमत दुगनी हो जाती है तो औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह कह रहा है 4 वर्ष में किसी वस्तु की कीमत दुगनी हो जाती है, ठीक है, तो औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे? इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए जो है औसत वार्षिक वृद्धि दर को निकालेंगे। यहाँ पर जो समय की बात की है इसने 4 वर्ष, तो ये इतनी देर का है, दर हमें फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। और ये कह रहा है किसी वस्तु की कीमत, यहाँ पर मान लीजिए जो प्रारंभिक मूल्य है, आधार मूल्य है, वो P0 100 रुपये है, और उसके बाद की बात करें तो 4 वर्ष बाद की बात करें तो वो Pn कहलाएगा। तो दुगना हो जाता है तो कीमत 100 से कितनी होगी, 200 होगी। यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर हम मान पुट करेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला था। तो n फिर यहाँ पर Pn बटे P0 माइनस 1, तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे। n की वैल्यू 4 है और Pn की वैल्यू 200 है, P0 की वैल्यू 100 है, और एक इसमें से माइनस करेंगे। अब ये यहाँ पर इसको काटेंगे, इसको काट कर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एंटी लॉग, फिर log 2, ये कैंसिल हो गया, और ये 4 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पर बात करें अगर 2 का लॉग निकालें तो 2 का लॉग हमारे पास आता है 0.3010, और बटा में इसके क्या है, 4 है। अब इस पर इसका डिवाइड देंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका एंटी लॉग निकालना है। तो इसका एंटी लॉग जो आता है वो आता है 1.190, और इसमें से हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे। अब एक घटाने के बाद इसको क्योंकि प्रतिशत में बदलना है तो इसे हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार ये ज्ञात किया जाता है। बाकी आपको मेन जो है आप फॉर्मूले वगैरह ध्यान रखिएगा, उसका फॉर्मूला पूछ ले। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, इनमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर समांतर माध्य, जो अज्ञात आवर्ती ज्ञात करनी है, या सीधा समांतर माध्य, बहुलक या माध्यिका का ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, जो नेक्स्ट है भारित गुणोत्तर माध्य। तो भारित गुणोत्तर माध्य में ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन में एंटी लॉग फिर log x इंटू डब्ल्यू बटा में सिग्मा w। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है हरात्मक माध्य, ठीक है। हरात्मक माध्य देखिए क्या होता है, किसी श्रेणी के पदों की संख्या में उसके मूल्यों के योग के व्युत्क्रम से भाग देने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे हरात्मक मूल्य कहते हैं।
किसी श्रेणी के पदों की संख्या में उसके मूल्यों के योग के व्युत्क्रम से भाग देने से जो मूल्य प्राप्त होता है वह हरात्मक माध्य कहलाता है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पद मूल्यों के व्युत्क्रम के समांतर माध्य के व्युत्क्रम को हरात्मक माध्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मूल्य मान लिया मैंने x मान लिया, ठीक है। इसका अगर हम व्युत्क्रम करेंगे, इसके बटा में 1 मान लो, इसका हम अगर व्युत्क्रम मानने करेंगे तो ये आएगा 1 बटा में x, ठीक है, 1 बटा में x आएगा, ठीक है। तो ये जो व्युत्क्रम है ये है। इसके बाद में इसके अपने बात करें फॉर्मूले की, इसके अंतर्गत हम फॉर्मूले की बात करें तो HW बराबर N बटा में, यानी कि जो फॉर्मूला वहाँ काम में लिया जाता है उसका विपरीत इसका हो जाता है। समांतर माध्य का जो है कि व्युत्क्रम को हरात्मक माध्य कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर N बटा में 1 बटा x1 प्लस 1 बटा x2 प्लस 1 बटा x3 प्लस ये इस प्रकार ये श्रेणी चलती जाएगी 1 बटा xn तक। यहाँ पर n जो है वो पदों की संख्या को व्यक्त कर रहा है और जो x1 x2 x3 है ये पदों के मूल्य को व्यक्त करते हैं। अब देखिए इसका हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो देखिए जैसे ये इसका एक एग्जाम्पल है कि यदि दो संख्याओं का मूल्य 4 तथा 8 है तो उसका हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए n जो फॉर्मूला लिखा था हमने n, ठीक है, फिर हमने लिखा था 1 बटा x1 प्लस 1 बटा x2, ये फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। यहाँ पर n कितनी संख्याएं हैं, 2 है, तो हमारा जो n की वैल्यू है वो हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो n की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पर प्रथम संख्या है, प्रथम पद है 1 बटा 4 है, तो ये इसे हम लिखेंगे 1 बटा x1 है, तो यानी कि 1 बटा 4। दूसरा पद मूल्य हमारा 8 है, यानी कि प्लस 1 बटा x2 यानी कि 1 बटा 8। अब यहाँ पर इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 8। जब इस कंडीशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 2 प्लस 1 बटा में 8। आगे जब इसे सोल्व करते हैं तो 2 का 2 और 2 और 1 हो गए 3 और 8 का 8। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो 2 का ये तो वैसे ही रहेगा 2 और ये डिवाइड में है तो इसे हम इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 बटे 8 है तो इसका बन जाएगा 8 बटे 3। तो 8 का 2 के साथ फिर गुना हो जाएगा तो ये बन जाएगा 16 बटे 3। अब 3 इस पे 16 पे 3 का भाग देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5.33। तो इस प्रकार जो है हरात्मक माध्य को ज्ञात किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके उपयोग की। अगर यहाँ पर इसके उपयोग की बात करें तो औसत गति और औसत कीमत ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यदि औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई हो तो हरात्मक माध्य का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार जो कीमत है रुपए प्रति किलोग्राम प्रति वर्ष आदि के रूप में दी गई हो तो हरात्मक माध्य का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट आगे कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, इनके मध्य संबंध क्या है। तो अगर संबंध की बात करें तो गुणोत्तर माध्य का वर्ग जो होता है वो समांतर माध्य तथा हरात्मक माध्य के गुणन के बराबर होता है, यानी कि गुणोत्तर माध्य का जो वर्ग है वो अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य के और हरात्मक माध्य के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम समांतर माध्य और हरात्मक माध्य का गुणा करें तो वो गुणोत्तर माध्य के वर्ग के बराबर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं आगे कि जब सम्मक श्रेणी के सभी पद एक मूल्य के हों तो जो समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य तीनों बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए 5 5 5 है तो यहाँ पर समांतर माध्य भी 5 होगा, गुणोत्तर माध्य भी 5 होगा और हरात्मक माध्य भी 5 होगा। और जब सम्मक श्रेणी के पद असमान होते हैं तो सबसे अधिकतम मूल्य जो है वो समांतर माध्य का होगा, उससे कम जो मूल्य है वो गुणोत्तर माध्य का होगा और उससे कम जो मूल्य है वो होगा हरात्मक माध्य का मूल्य होगा। तो ये इनके बीच में संबंध था, ये आपने अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है, ये अच्छे से ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे माध्यक तथा बहुलक, माध्यक तथा बहुलक।
तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।